गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम जानते हैं कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी पाठ्य घटक गोवा जैसा मैंने देखा, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। उसके पहले हम गोवा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको गोवा राज्य के बारे में पता चल सके। इसके गोवा राज्य के भौगोलिक जो तथ्य है इस प्रकार है। गोवा राज्य महज 3,702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आमतौर पर बड़े राज्यों के जिलों का क्षेत्रफल इतना होता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट है, मतलब 40 बीच यहाँ पर स्थित है। इनमें से कुछ समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। 2 समुद्री तट तो ऐसे हैं जहाँ भारतीयों का जाना ही मना है। गोवा की सीमा सिर्फ 2 राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा का दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे पानी के झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। आपको बता दूं, यह जो झरना है दूध सागर झरना, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म में दिखाया गया है दूध सागर झरना। देखते हैं पाठ्यघटक में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पाठ्यघटक गोवा जैसे मैंने देखा। गोवा जैसा मैंने देखा। परिचय। विनय शर्मा 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है। उनके जो स्व अनुभव है उन पर उनका लेखन आधारित है। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत उनकी विशेष विधा है। उन्हें पसंद आता है यात्रा पर लिखना। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी कुछ किताबें आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध है, चित्र की परीक्षा व्यंग है, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोयंतूर के कुछ दिन, ये यात्रा वृत्तांत उनके है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन यहाँ पर किया गया है इस पाठ्यघटक में। देखते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न हो। वहाँ पे तरंगायित का अर्थ होता है मन खुशी से भर आना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। देखिए, और हो भी क्यों नहीं, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा, जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया। उजास होना, उजाला होना, सूर्य की किरणें आ जाना, तो उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। निजात पाना यानी मुक्ति पाना। देखिए, निजात का अर्थ होता है मुक्ति। आगे देखिए। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। अभी खानापूर्ति मतलब एक रजिस्टर में अपना डॉक्यूमेंट्री क्लियर करना, वहाँ पे लिख देना। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले,
मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। जहाँ पे जो नदी है वो नदी मांडवी नदी है। उस नदी में 12 घंटे पानी 12 महीने वहाँ पर पानी रहता है। मांडवी नदी जो 12 महीने पानी से भरी रहती है, ये नदी जो है समुद्री इलाका होने के कारण भी यहाँ मौसम में उमस का अर्थ होता है गर्मी। हमेशा यहाँ पर गर्मी रहती है तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। यहाँ पे जो वातावरण है, जो शहरी बच्चे होंगे उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात होगा कि मुंबई में जो वातावरण होता है, जो मुंबई गए होंगे, समुद्र किनारे गए होंगे या घूमने फिरने के लिए गए होंगे, उन्हें पता है मुंबई में शरीर गर्मी के कारण दिन भर चिपचिपा रहता है। वहाँ पे खुली हवा नहीं रहती, वहाँ मौसम में हमेशा उमस रहती है। और फिर भी मुंबई इतना यहाँ पर नहीं गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो है वो हरितिमा है। यहाँ पे भरपूर मात्रा में तीखी होती, धूप तीखी ही होती है और हरियाली भी होती है। उसके बाद यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ पे होटल महंगे हैं, रेतीले तट है, वहाँ पर समुद्री तट है और वहाँ पे हमेशा 12 महीने विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इसके कारण वहाँ पे महंगे होटल है, वहाँ की जीवन शैली अलग है, अपने भारत से बहुत ही अलग है। और इसके बावजूद भी वहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर उन्होंने बनाए रखी है। वहाँ का रहन सहन, कल्चर जो है, पहनावा जो है, अलग ही दिखाई पड़ता है। यहाँ की शाम बड़ी ही अच्छी होती है।
तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। और वहाँ की शामें जो है वह समुद्र तट के बीच पर आपने टीवी अखबारों में या फिर वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे कैसे नए वर्ष को मनाने के लिए पर्यटक समुद्र किनारे जाते हैं और किस प्रकार से नृत्य करते रहते हैं और नए वर्ष का आगाज़ करते हैं यहाँ गोवा में जाकर। बेनालियम बीच जो है बड़ा प्रसिद्ध बीच है, आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अरब सागर, अरबी समुद्र। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी, जैसे कि कोई युद्ध चल रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। रेत पर दौड़ नहीं पाता है आदमी, जितना ऊंट दौड़ सकता है उतना साधारण आदमी या फिर गाय भैंस घोड़ा नहीं दौड़ पाता। और ऊंट जो होता है वो रेत पर तेज गति से दौड़ता है, इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान में रेत पर ऊंट दौड़ते रहते हैं और वहाँ पे खेती भी उनसे करवाई जाती है। माल ढुलाई भी ऊंटों से होती रहती है। आगे देखिए। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी तरह लहर आने तक फिर से नया घर बना डालते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। बच्चे पुराना घर लहरों में चला जाता, नया घर बना लेते हैं, तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता है, लेखक ऐसा कहते हैं। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। बन गया घर, उसके बाद वह मिटना है। तो लेखक कहते हैं कि यह नियति, ये प्रकृति, यह हमें निसर्ग सिखाता है कि बनने के बाद मिटना अवश्य है। हर चीज़ यहाँ पर मिटने के लिए ही बनी है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। सही समझा, मुनासिब का अर्थ होता है सही समझा। आगे देखिए। यहाँ सी फूड अधिकता होने के कारण, शाकाहारी सी फूड होने के कारण, मतलब नॉनवेज वाले फूड जो है अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। थोड़ा सा उलझन में पड़ना पड़ता है। थोड़ा उन्हें ज़्यादातर मांसाहारी होने के कारण वहाँ पे कम ही नसीब होता है शाकाहारी भोजन। चाइनीज़ फूड जो होता है इसे सी फूड कहते हैं। आगे देखिए। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना, ज़्यादा पैसे पेड करना। आगे देखिए।
घूमने के लिए जाने पर जेब ढीली हो ही जाती है। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्वीट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। देखिए दूसरा एक बीच, गोवा का बड़ा प्रसिद्ध बीच है अंजुना। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत बीच है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको पहले ही, चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद भी हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ हरतंगेज, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मरणीय है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा, रस्सियों से हवा में लटके रहना। हम यानी मेरी पत्नी और मैं दोनों डर भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिनों रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हम बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने आनंद लिया। इस दौरान नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना तथा लड़कियों द्वारा गरबा पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों को साफ करते हैं, पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही
स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। इस प्रकार से लेखक की गोवा यात्रा बहुत ही अच्छी रही। यदि आपको इस पाठ्यघटक के बारे में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी समस्या का 24 घंटे के अंदर समस्या का हल निकाला जाएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने 10वीं परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस कवर किया है और अंतिम दिनों में हम क्वेश्चन और आंसर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेते हैं और उसके साथ एग्ज़ाम में 90+ स्ट्रैटेजी किस प्रकार लाना है ये देखने के लिए हमारा जो वीडियो है उसे भी ज़रूर देख लीजिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।